All parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will read chapter number 8 in civics and the name of the chapter is Confronting Marginalization. So all these students, this chapter is a new chapter for you. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मार्जिनलाइजेशन के जो ग्रुप हैं, मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। हमने इसके पहले के चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ा था कि कौन कौन सी कम्युनिटी ऐसी हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इन ग्रुप के लिए सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन सी स्कीम्स इन लोगों के लिए बनाई गई हैं, ताकि ये जो मेंबर्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, बाकी की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ इन्वॉल्व होकर अपना डेवलपमेंट कर सकें। So all these friends, before starting the chapter, I just want to share a thought, and the thought of the day is, teacher can only open the door, but you have to enter yourself. टीचर आप लोग के लिए सिर्फ दरवाज़ा खोल सकते हैं, आपको एंटर खुद को होना है। तो बच्चों, इसका मतलब है कि टीचर्स जो होते हैं केवल आप लोगों को मेहनत करने के लिए बोल सकते हैं, केवल आप लोग को सफलता का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस सफलता के रास्ते पर चलना आप लोग को खुद को होता है। आप लोग को मेहनत खुद को करनी है। हम केवल आप लोग को एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस का लाभ कैसे उठाना है, मेहनत किस तरह से करनी है, वो सब आप पर डिपेंड करता है। और बच्चों, सच्चे मन से की गई जो मेहनत होती है उसका फल ज़रूर मिलता है, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों को हमेशा लाइफ में सक्सेस मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। देखिए, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। बट उन प्रावधानों के बारे में पढ़ने से पहले मार्जिनलाइजेशन इस वर्ड को हम पढ़ लेते हैं। बच्चों, वैसे मैंने आपको इस वर्ड का मतलब पहले के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन आज के वीडियो में मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स में से जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन जो 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं वो अपने आप को बाकी के मेंबर्स के साथ, जो बाकी के क्लासमेट्स हैं, उनसे थोड़ा सा अलग फील करते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी के जो मेंबर्स अपने आप को बाकी के जो मेंबर्स, जो मेजोरिटी के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ अलग फील करते हैं, जिनके मन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग हमेशा रहती है, उन्हें कहा जाता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। मोस्टली इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आदिवासी और जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी के सदस्य हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं, और ये लोग जो ये कम्युनिटी के मेंबर हैं वो अपना डेवलपमेंट कर सकें, अच्छे से विकास कर सकें अलग अलग क्षेत्रों में। इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स दी गई हैं। इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। देखो बच्चों, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सभी को पता है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वल माना गया है, सभी को इक्वली फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो क्या होता है कि अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में आदिवासियों की या जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनकी जो सिचुएशन थी उसके मुकाबले में आज उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। और ये कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने जहाँ पर भी उनके साथ कुछ गलत हुआ उन्होंने समय समय पर विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया, और उसी स्ट्रगल का परिणाम आज आप देख सकते हैं कि इन लोगों के लिए अलग अलग फील्ड में काफ़ी सारे स्कीम्स हैं। जैसे रिजर्वेशन वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा कि सरकारी जो भी नौकरियां होती हैं उनमें इन लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है। और यही नहीं, एजुकेशनल फील्ड की भी अगर हम बात करें, कहीं पर भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वहाँ पर दलित जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीट रिजर्व होती है। उनके लिए एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। वहाँ पर जो फीस वगैरह भी होता है उसमें भी इन लोगों को काफ़ी छूट दी जाती है। तो ये इसीलिए किया गया है ताकि समाज के जो सदस्य अपने आप को पिछड़ा फील कर रहे हैं, जो अपने आप को अलग फील करते हैं, वो भी अपना विकास कर सकें, बाकी के जो मेजोरिटी के मेंबर हैं उनके साथ इन्वॉल्व होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट है बच्चों, लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए सरकार ने स्कीम्स बनाई है, पॉलिसी बनाई है, साथ ही साथ कुछ कानून भी बनाए हैं। और ये कानून बनाए गए हैं इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए। अगर किसी भी दलित को, किसी भी ट्राइबल ग्रुप को या किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को ये लगता है कि उनके साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव हो रहा है तो वो सीधा
न्यायालय की कोर्ट की शरण ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 15 में एक आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी है उसे बिल्कुल गलत माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी का व्यवहार करता है तो उसके लिए पनिशेबल एक्ट है। आर्टिकल 15 में भी कास्ट, क्रीड, जेंडर के आधार पर किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये सारे जो कानून बनाए गए हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनके मन में किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग ना रहे। तो बच्चों ये तो मैंने आपको छोटी सी समरी बताई है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। अब हम यही टॉपिक्स डिटेल में ई बुक के थ्रू पढ़ेंगे। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ई बुक बिफोर यू। यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली. So all these friends, today we will discuss about confronting marginalization. In the previous chapter we read about two different groups and their experience of inequality and discrimination. तो बच्चों इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था आदिवासी ग्रुप के बारे में, माइनॉरिटी के ग्रुप के बारे में कि किस तरह से ये जो ग्रुप्स हैं वो जो मेजोरिटी वाले ग्रुप हैं किस तरह से उन्हें जो लाइन रेखा है उससे अलग कर दिया गया है। समाज में, सोसाइटी में किस तरह से आदिवासी ग्रुप और माइनॉरिटी ग्रुप अपने आप को अलग फील करते हैं, किस तरह से इनके मन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है। दो पावरलेस सच ग्रुप्स हैव फॉट, प्रोटेस्टेड एंड स्ट्रगल अगेंस्ट बीइंग एक्सक्लूडेड और डोमिनेटेड बाय अदर्स। तो देखिए ये जो ग्रुप हैं वो भले ही पावरलेस हैं लेकिन फिर भी इन्होंने जब भी इनके साथ कुछ भेदभाव हुआ है या जब भी इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और स्ट्रगल भी किया है। They have attempted to overcome their situation by adopting a range of strategies in their long history. यानी उनके साथ जब जब कुछ गलत हुआ है उन्होंने उस सिचुएशन से ओवरकम किया है। कैसे ओवरकम किया है? प्रोटेस्ट करके और स्ट्रगल करके। Religious solace, armed struggle, self-improvement and education, economic uplift, their appearance to be no one way of doing things. तो बच्चों देखिए केवल प्रोटेस्ट और स्ट्रगल करना ही केवल यही इनफ नहीं था, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके कारण जो इनकी सिचुएशन है उसमें इन्होंने ओवरकम किया है। पास्ट जो सिचुएशन थी उससे अगर प्रेजेंट की सिचुएशन को कंपेयर किया जाए तो आज इनकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक अपलिफ्ट है। In all cases, the choice of struggle has depended on the circumstances that the marginalized find themselves in. तो बच्चों देखिए कि किस तरह का स्ट्रगल करना है ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर, परिस्थितियों पर, कि जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह की हैं और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं वो अपने आप को उन परिस्थितियों में कहाँ पर देखते हैं। तो जैसी परिस्थितियां होंगी उनके स्ट्रगल भी उसी तरह के होंगे। In this chapter, we will read about some of the ways in which groups and individuals challenge existing inequalities. तो इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स ने, इंडिविजुअल्स ने चैलेंज किया एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी को। Adivasis, Dalit, Muslims, women and other marginal groups argue that simply by being citizens of a democratic country, they possess equal rights that must be respected. तो बच्चों देखिए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से आदिवासी, दलित, मुस्लिम, वुमेन और जो दूसरे मार्जिनल ग्रुप हैं उन्होंने अपना हक मांगा। उन्होंने कहा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीज़न होने के नाते उन्हें भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उन्हें भी वो सारे इक्वल राइट मिलने चाहिए जो कि और लोगों को दिए गए हैं। Many among them look up to the Constitution to address their concerns. और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। In this chapter we will see why the Constitution of India is something that marginalized groups invoke in the course of their struggles. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या रीज़न था कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ने, जो भी मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप थे उन्होंने संविधान की ओर इस बार जो भी स्ट्रगल किया था उन स्ट्रगल का जो ध्यान है, संविधान का ध्यान उन स्ट्रगल्स की ओर आकर्षित किया। As part of this, we will look at how rights are translated into laws to protect groups from continued exploitation, and we will also look at the government's effort to formulate policies to promote the access to these groups to development. तो बच्चों इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जिन्होंने संविधान का ध्यान खींचा कि इनके साथ कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, किस तरह के जो कानून हैं गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से कानून इन लोगों के अधिकारों के लिए बनाए गए हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले देखते हैं आइए फंडामेंटल राइट्स के बारे में।
The Constitution, as you have learnt in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and polity डेमोक्रेटिक। तो बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर से ही आप पढ़ रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग देख चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से संविधान का इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी इंडियंस को इक्वली अवेलेबल हैं। As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them. तो बच्चों देखिए, these rights are available to all Indians equally. ये जो fundamental rights हैं ये सभी Indians को equally available हैं। और अगर हम marginalized group की बात करें तो they have drawn on these rights in two ways. तो उन्होंने जो अभी हमने जो पढ़ा कि संविधान का जो ध्यान है अपने फंडामेंटल राइट्स की और किस तरह से खींचा। फर्स्ट बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला तो उन्होंने जो भी फंडामेंटल राइट्स उन्हें नहीं मिल रहे थे वो उन्होंने संविधान से मांग की। दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम, यानी जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा था तो उस और उन्होंने गवर्नमेंट को उन्होंने अपना जो भी भेदभाव जो किया जा रहा है, जो भी अन्याय किया जा रहा है, तो उन सभी अन्याय के खिलाफ उन्होंने सरकार की ओर कदम उठाया। सेकेंड, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज। सेकेंड, दे हैव इंसिस्टेड, दूसरा उन्होंने गवर्नमेंट से इंसिस्ट किया कि उनके लिए भी, उनके अधिकारों के लिए भी कानून बनाए जाए। इन सम इंस्टेंसेज द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट ऑफ टू फ्रेम न्यू लॉज। और बच्चों हम देखेंगे और आपने कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए किस तरह से जो सरकार है वो नए नए कानून बनाती हैं ताकि अपने आप को कभी भी किसी भी तरह से ये इनसिक्योर फील ना कर सकें। इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी संवैधानिक अधिकार जो हैं फंडामेंटल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफ़ी सारे इन लोगों के लिए कानून बनाए हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड। आर्टिकल 17 के अंतर्गत संविधान में ये स्टेट किया गया है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल पाप है, अघोषित है। वॉट दिस मीन्स इज दैट नो वन कैन henceforth प्रिवेंट दलित्स फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्व्स। तो बच्चों अनटचेबिलिटी अबलिश है, अनटचेबिलिटी मना है। इसका मतलब है कि कोई भी जो संस्था है वो किसी भी दलित को एजुकेशन लेने से नहीं मना कर सकती। एंट्री टेम्पल्स, किसी भी दलित को टेम्पल में एंट्री लेने से मना नहीं किया जा सकता, या कोई भी पब्लिक फैसिलिटी लेने से इन्हें मना नहीं किया जा सकता। इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, और साथ ही साथ किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाना बिल्कुल गलत है। एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और अगर ऐसा किया जाता है, किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा ये टॉलरेट नहीं होगा। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल क्राइम नाउ। और आज की अगर हम बात करें तो अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल क्राइम है। There are other sections in the Constitution that help to strengthen the argument against untouchability. संविधान में और भी बहुत सारे sections हैं जिनके द्वारा untouchability के against strong argument दिया गया है। For example, Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth. तो बच्चों एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 15 में संविधान द्वारा ये नोट किया गया है कि किसी भी नागरिक के उसमें किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। This has been used by Dalits to seek equality where it has been denied to them. तो ये जो सारे प्रोटेक्शन जो दिए गए हैं ये दलित को दिए गए हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह से इनसिक्योरिटी की फीलिंग ना रहे। Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental right in situation where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government. तो बच्चों अगर कहीं पर भी दलित को लगता है कि उनके साथ कहीं पर भी भेदभाव हो रहा है या अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो फंडामेंटल राइट या वो गवर्नमेंट की हेल्प, कानून की हेल्प ले सकते हैं। दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देखिए दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अटेंशन जो है वो खींचा है, उनका ध्यान भी खींचा है। डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट अबाइड बाय इट एंड टू जस्टिस टू दैम, ताकि
उनके साथ जो सरकार है वो उनके लिए कानून जो भी संविधान ने जो भी कानून बनाए हैं वो उन्हें समय पर अवेलेबल होते रहें और साथ ही साथ उनके साथ न्याय हो। Likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights section of our constitution. They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational right. तो बच्चों देखिए, ये जो भी दलित हैं इन्हें किसी भी धर्म को मानने की, कोई भी कल्चर को फॉलो करने की और एजुकेशनल इन्हें राइट दिया गया है। इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स लाइक द मुस्लिम एंड पारसीज हैव द राइट टू बी द guardians of the content of their culture as well as the right to make decision on how best this content is to be preserved। तो बच्चों देखो, कहने का मतलब है चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे पारसीज हो, चाहे दलित हो, तो कोई भी कम्युनिटी हो, उन सभी को अपना कल्चर, अपना जो भी रिलीजन है उन्हें प्रिजर्व करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हैं। Thus, by granting different forms of cultural right, the Constitution tries to ensure cultural justice to such groups। तो बच्चों इसी तरह से कल्चरल राइट देकर संविधान ने ये इंश्योर किया है कि ये जो भी ग्रुप हैं इन्हें पूरी तरह से कल्चरल न्याय मिल सके। The Constitution does this so that the cultural of this group is not dominated nor wiped out by the cultural of the majority community। संविधान द्वारा ये भी ध्यान रखा जाता है कि इन ग्रुप्स के जो भी कल्चर हैं, जो भी इनके रीति रिवाज हैं, वो किसी भी मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा, किसी भी मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उनके द्वारा हार्म न किया जा सके। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। एज यू हैव रीड, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार अपने अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाती है। यट this is not the only way in which it takes action. There are specific laws and policies for the marginalized in our country। केवल कानून बनाकर ही प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, बल्कि कुछ स्पेशल पॉलिसीज, स्पेसिफिक लॉज भी हैं इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए। There are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committee or by undertaking a survey etc। तो देखिए, केवल कानून बनाकर ही सरकार संतुष्ट नहीं हो जाती, जो केवल कानून बनाकर ही उसे नहीं छोड़ दिया गया है, बल्कि अलग अलग सर्वे भी होता है जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि ये जो दलित हैं, जो भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं, इन तक वो पॉलिसीज पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। द गवर्नमेंट देन makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific groups। तो बच्चों देखिए, सरकार ये ध्यान रखती है, ये कोशिश करती है कि ये जो भी ग्रुप्स हैं, जो माइनॉरिटी जो भी कम्युनिटी हैं, इन्हें जो पॉलिसीज़ जो प्रोवाइड करवाई जा रही है वो इन तक पहुंच सके और इन्हें अलग अलग फील्ड में अपने आप को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। As part of their effort to implement the Constitution, both state and central government create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have high Dalit population। तो बच्चों देखो, जहाँ पर भी दलित पॉपुलेशन ज़्यादा है या जहाँ पर भी ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम्स वहाँ पर क्रिएट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट ऑफ दलित एंड आदिवासी communities so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities। तो बच्चों देखिए, एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि गवर्नमेंट द्वारा जो दलित और आदिवासी जो भी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हॉस्टल में सब्सिडरी उन्हें व्यवस्था दी गई है, स्कीम दी गई है, ताकि वो जो बच्चे हैं वो भी एजुकेशन फैसिलिटी का लाभ उठा सकें। In addition to providing certain facilities, the government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequity in the system। और साथ ही साथ सरकार समय समय पर कई ऐसे स्टेप्स लेती रहती है ताकि जो भी इनइक्वलिटी का सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो सके। One such law policy is their reservation policy that today is both significant and highly contentious। और एक और पॉलिसी जो इन्हें दी गई है वो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा। The laws which reserve seats in education and government employment for Dalit and Adivasis are based on an important argument that in a society like ours, where for centuries section of the population have been denied opportunity to learn and to work in order to develop new skills or vocations, a democratic government needs to step in and assist these sections। तो बच्चों देखिए, रिजर्वेशन का मतलब है कि चाहे एजुकेशनल फील्ड हो या कोई भी गवर्नमेंट फील्ड हो, तो अलग अलग जो नौकरियां हैं वहाँ पर जो भी दलित और आदिवासी ग्रुप हैं इन लोग के लिए सीट रिजर्व होती हैं।
इन लोगों की जो भी सीट्स हैं, तो एक परसेंट रिजर्व होता है कि इतनी जो सीट है वो दलित या आदिवासियों को दी जाएगी। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? तो रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरह से काम करती है? गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। तो गवर्नमेंट के पास एक लंबी लिस्ट है जिसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट इंक्लूडेड है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज इट्स लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी लिस्ट है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस। तो जो भी चाहे स्टूडेंट्स हों या जो भी एम्प्लॉई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, उन्हें प्रूफ देना होता है उनके कास्ट या ट्राइबल स्टेटस का इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट। वो एक ट्राइब सर्टिफिकेट के रूप में माना जाता है। If a particular Dalit caste or a certain tribe is on the government list, then a candidate from that caste or tribe can avail of the benefit of reservation. तो देखिए बच्चों, if a particular Dalit caste or certain tribe is on government list, अगर कोई भी दलित या कोई भी ट्राइब जो कम्युनिटी का अगर गवर्नमेंट की लिस्ट में है, कोई भी ट्राइब या कोई भी दलित की कास्ट गवर्नमेंट की लिस्ट में है, तो उस कैंडिडेट को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है। For admission to college, especially to institutes of professional education such as medical colleges, governments define a set of cut-off marks। और जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट एक कट ऑफ मार्क्स सेट करती है। दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल एंड सिक्योर्ड मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट। तो बच्चों क्या होता है कट ऑफ का मतलब कि जितने भी दलित या ट्राइबल कैंडिडेट हैं सभी को ही एडमिशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो एक मार्क्स जो डिसाइड कर दिया गया है, कट ऑफ मार्क्स है, तो वहाँ तक जो भी कैंडिडेट पहुँच पाए हैं तो उन्हें एडमिशन दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर दीज स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट इन स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने आज के वीडियो में देखा है कि किस तरह से रिजर्वेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट है जो भी दलित या जो भी ट्राइबल जो कम्युनिटी के सदस्य हैं उन्हें किस तरह से उनकी जो सिचुएशन है उसे डेवलप करने का मौका दे रही है। तो बच्चों नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासीज, कि किस तरह से जो दलित और आदिवासीज हैं उनके अधिकारों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, कौन कौन सी स्कीम्स सरकार द्वारा बनाई गई है। तो इन सभी के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को आप ध्यान से देखें, कहीं पर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो टिल देन ऑल फ्रेंड्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।